नमस्कार प्यारे साथियों, हिंदी की एक और कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हिंदी व्याकरण में हम लोग शब्दों के भेद पढ़ रहे थे कि बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर या अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं। उसी क्रम में हमने पढ़ा था विकारी शब्द। विकार के आधार पर कितने भेद होते हैं शब्दों के? 2 भेद, विकारी और अविकारी। तो विकारी में हमने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कौन कौन से आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो आइए हम लोग देख लेते हैं उनको। संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा का अर्थ होता है नाम, यानी संज्ञा के का अर्थ होता है नाम। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा। जैसे मोहन, मोहन किसी व्यक्ति का नाम है। दिल्ली, दिल्ली किसी जगह का नाम है। संध्या, संध्या किसी लड़की का नाम है। आगरा, आगरा भी जगह का नाम है। तो ये सब हमारे किस में आ जाते हैं? संज्ञा में आ जाते हैं। ये संज्ञा का मतलब ही होता है नाम, तो ये सब हम किस में आ जाते हैं? संज्ञा में। फिर संज्ञा के भेद। एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। आप सभी जान गए होंगे कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। आइए इन सब के बारे में जान लेते हैं। पहला हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी किसी एक ही का बोध हो, किसी एक ही के बारे में पता चले, हर किसी को हम लोग उस नाम से नहीं बुला सकते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उदाहरण के लिए जैसे हम लोग देख लेते हैं, उदाहरण देखकर स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। जैसे मथुरा, मथुरा किसी जगह का नाम है, लेकिन हम लोग हर जगह को मथुरा नहीं कह सकते। अंकिता, अंकिता किसी लड़की का नाम है, लेकिन हर लड़की को हम लोग अंकिता नहीं कह सकते। वैसे ही काशी, प्रयागराज, ये भी जगह का नाम है, लेकिन हर जगह को हम लोग उस नाम से नहीं बुला सकते। हिमालय, हिमालय पर्वत का नाम है, लेकिन हर पर्वत को हम लोग हिमालय नहीं कह सकते। गंगा, गंगा नदी का नाम है, लेकिन हर नदी को हम लोग गंगा नहीं कह सकते। तो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होता है उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है साथियों? जिस शब्द अथवा नाम से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की समस्त जाति का बोध होता उसे हम लोग क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। यानी समस्त जाति का बोध होता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, नदी, जैसा अभी हमने बताया था इससे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा में, गंगा, गंगा नदी है तो हर नदी को हम लोग गंगा नहीं कह सकते, लेकिन अगर नदी के तौर पर देखेंगे तो उसे नदी ही कहेंगे, तो उससे समस्त जाति का बोध हो जाएगा। बह रही है पहाड़ से निकल करके तो उन सबको हम लोग क्या कहेंगे? नदी ही कहेंगे। पर्वत है तो उसको पर्वत ही कहेंगे। मनुष्य है तो उसमें सारे मनुष्य आ जाएंगे, समस्त जाति का बोध होगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। फिर समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा यानी कि शब्द, यहाँ जिस लिखना भूल गए हैं माफ़ कीजिएगा, जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कहीं पे जैसे उदाहरण देखिए, सभा, भीड़, कुंज आदि, कहीं पे भीड़ एकत्रित है तो उससे एक समूह का बोध हो रहा, या कहीं सभा हो रही उसमें कई सारे आदमी हैं तो एक समूह का बोध हो रहा है। और कहीं कुंज, कुंज यानी कि बागीचा, कहीं बागीचा है उसमें तरह तरह के फूल खिले हुए हैं समूह में, तो उससे समूह का बोध हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस शब्द से नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, दूध, ये सब क्या है? द्रव्य पदार्थ हैं, तो इनसे नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है साथियों? जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं। यानी कोई अवस्था है, कोई दशा है उसकी, जैसे दरिद्र है, दरिद्रता,
तो उसका बोध हमें करा रहे हैं। या कोई अवस्था है जैसे बुढ़ापा है, लंबाई है, तो उन शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण हमने इसमें बहुत सारे लिखे हैं। ये भाववाचक संज्ञा बहुत कंफ्यूज करती है छात्रों को परीक्षा में। तो देखिए, बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, ये सब क्या है, अवस्था। ये अवस्था में, अवस्था के बारे में हमें पता चल रहा है कि बचपना एक अवस्था है, बुढ़ापा एक अवस्था है, मोटापा क्या है, एक अवस्था है। मिठास, मिठास भी एक भाव या अवस्था। उमंग, चढ़ाई, थकावट, मानवता, चतुराई, जवानी, लंबाई, ये सब क्या है, अवस्था। मित्रता क्या है, भाव। मुस्कुराहट क्या है, भाव। अपनापन, भाव। परायापन, भाव। भूख, भूख भी एक भाव है। प्यास, चोरी, क्रोध, सुंदरता, ये सब क्या है, अवस्था या भाव है। तो ये सब हमारे किस में आ जाएंगे, भाववाचक संज्ञा। यानी ये सब हमें किसी व्यक्ति की, वस्तु या अवस्था के दशा का बोध करा रहे हैं। तो ये सब क्या किस में आ जाएंगे, हमारे भाववाचक संज्ञा में। अब देखते हैं उसी क्रम में आगे सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनको क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, वह, हमें, तुम आदि, ये सब किसी नाम के बदले में प्रयोग किए गए शब्द हैं। तो ये हमारे किस में आ जाएंगे, सर्वनाम में आ जाएंगे। जैसे देखिए, तुम, इससे पहले हमने कहा संध्या यहाँ आओ, लेकिन उसके जगह पर हम लोग कहते हैं तुम यहाँ आओ, तो ये हमारा संज्ञा नहीं रह जाएगा, सर्वनाम में आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। कौन कौन से, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, ये सर्वनाम के 6 भेद हैं। आइए इनके बारे में भी देख लेते हैं। ये सब आपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़े होंगे, लेकिन जो छोटी छोटी बातें हैं वही एग्ज़ाम में डीपली पूछी जाती हैं, जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, जो सर्वनाम किसी पुरुष के लिए प्रयोग में आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी किसी पुरुष के लिए प्रयोग में करते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, तीनों क्या कहते हैं, तीनों पुरुष। जैसे उत्तम, मध्यम, अन्न, तीनों पुरुष के लिए प्रयोग में जो लाते हैं हम लोग वाक्य, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, खुद के लिए मैं, तो क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष। तुम, मध्यम पुरुष, व अन्य पुरुष। तो ये हमारे तीनों उदाहरण आ जाएंगे। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है साथियों, जो सर्वनाम किसी वस्तु के निश्चितता का बोध कराते हैं वो सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी निश्चित ही है कि ये वस्तु वही है। जैसे उदाहरण देखिए, यह सर्प है, निश्चित है कि यह सर्प है, बिल्ली नहीं है, कुत्ता नहीं है, निश्चित है कि यह सर्प है। तो हमें क्या करा रहा है, निश्चितता का बोध करा रहा है। वह अच्छी पुस्तक है, निश्चित है कि वह पुस्तक अच्छी है, तो ये हमें निश्चितता का बोध करा रहे हैं। तो हमारे क्या हो जाएंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु के निश्चित होने का बोध नहीं होता। निश्चित, जैसे निश्चयवाचक में हमने पढ़ा निश्चित होने का बोध होता है, उसी तरह से अनिश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चित होने का बोध नहीं होता, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, किसी को बुलाओ, किसी को बुलाओ लेकिन पता नहीं है किसको बुलाना है, निश्चित नहीं है किसको बुलाना है। दाल में कुछ मिला है, दाल में कुछ मिला है लेकिन निश्चित नहीं है कि क्या मिला है, तो ये हमारे किस में आ जाएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। संबंधवाचक सर्वनाम। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करिए, बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में।
तो आप सभी से उम्मीद करती हूँ आप सभी लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करेंगे, और जो भी पढ़ना हो कमेंट में लिख दिया करें। तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? जिस सर्वनाम से दो वस्तुओं व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी आपस की वस्तुओं का बोध होता है या व्यक्तियों के आपस में संबंधों का बोध होता है। जैसे वह लड़का जो कल आया था खेलने में आगे है। तो जो कल आया था लड़का, इसमें ज़्यादातर जो शब्द का प्रयोग होता है संबंधवाचक सर्वनाम में, ध्यान रखिएगा आप लोग एग्जाम में। जो कल आया था वो लड़का क्या है? खेलने में आगे है, यानी अव्वल है। तो उसका संबंध हो गया, जो लड़का कल आया था उसका संबंध किससे हो गया? खेलने में वो आगे है। जो बोगे सो काटोगे, यानी जैसा आज करोगे वैसा ही फल कल पाओगे, ये संबंधित है एक दूसरे से। तो ये क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। जो तुम चाहो करो। देखिए इसमें तीनों में जो वाक्य आया है, यानी जो तुम चाहो करो, ये तो तुम्हारे अपने ऊपर क्या करता है? डिपेंड करता है। तो ये हमारा संबंधवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उसे हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ कौन है जो मुझे नहीं जानता, इससे क्या हो रहा है? प्रश्न का बोध। वह कहीं जाएगा क्या, इससे प्रश्न का बोध हो रहा। वह कहाँ जा रहा है, या फिर वह क्या चाहता, इन सभी वाक्यों से प्रश्न का बोध हो रहा है। तो इनको हम लोग क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। फिर निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम से तीनों पुरुषों में निजता का बोध होता है उनको हम लोग क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं उनको हम लोग? निजवाचक। तीनों पुरुषों, जैसा कि अभी हमने बताया था आप सभी को, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो क्या होता है इनसे? तीनों के बारे में जिससे बोध होता है उनको हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। आप जैसा समझें करें, यानी कि किसी की निजता का बोध हो रहा। आप जैसा समझें वैसा ही करें, ये आपकी निजता है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा निजवाचक सर्वनाम। यह आप ही का हो गया, यानी ये निजी, यह आपकी निजता है, निजी रूप से ये आप ही का हो गया। तो इसमें निजता का बोध हो रहा है। उन्होंने मुझे रहने को कहा और आप चलते बने, यानी उन्होंने मुझे यहाँ रहने को कहा और आप अपनी निजता से क्या हो गए? चलते बने। तो इसमें हमें आपके निजीपन होने का बोध हो रहा है। तो इनको हम लोग क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। और साथियों आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। नमस्कार साथियों।